नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560606089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस पर्टिकुलर वीडियो में ग्राम समाज एवं विकास का 5th पार्ट करेंगे हम लोग हिंदी मीडियम का। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम लोग जजमानी प्रथा को या फिर जजमानी कस्टम को। जजमानी कस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्राम समाज वाले टॉपिक में से एक सब टॉपिक है और इससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग अगले 5-10 मिनट में कवर कर लेते हैं। सबसे दूसरे नंबर के वीडियो में ये हमने आपको बता दिया था कि ग्रामीण समाज जो है या फिर जो भारत के ग्राम हैं उसमें आत्मनिर्भरता नहीं पाई जाती है। ठीक है, गांधी जी ने माना था कि ग्राम हमारे आत्मनिर्भर है, लेकिन जो प्रैक्टिकली है ऐसा नहीं है। तो गांव में रहने वाली विभिन्न जातियों के अपने अपने धंधों में एक अधिकार होते हैं, हमने आपको सेकंड थर्ड पार्ट में बता दिया है। एक दूसरे पर निर्भर थी, यानी कि ग्रामों में अंतः निर्भरता पाई जाती है, आत्मनिर्भरता नहीं पाई जाती है। यदि किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई पेशेवर जाति नहीं पाई जाती है तो अन्य जाति के लोग ऐसे व्यवसायों को कभी कभी अपना लिया करते थे। मान लीजिए कि किसी गांव में जो है बढ़ई है ही नहीं, बढ़ई जाति है ही नहीं, तो लकड़ी का काम कौन करेगा? और ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना लकड़ी के काम के सारे जो है घर चल जाए। लकड़ी तो मतलब लकड़ी का काम तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सारी घर गृहस्थी का। तो ऐसे में क्या होता था, कोई दूसरी जाति, मान लीजिए कोई लोहार जाति है या फिर जो बनिया जाति है, वो क्या करती थी कि वो अपना लेते थे उनके कौशल को, उनकी स्किल सीख लेते थे। जैसे ऐसा एक उदाहरण जो है उत्तर प्रदेश के ही जौनपुर जिले के सेनापुर गांव में देखने को मिलता है। वहाँ पर लोहारों ने लकड़ी का काम भी शुरू कर दिया था क्योंकि वहाँ पर लोहार जाति थी, बढ़ई जाति नहीं थी। ठीक है, तो उन्होंने ज़मीन मालिकों यानी किसानों के लिए जो है कृषि औजार तैयार किए थे, लकड़ी के उनकी मरम्मत भी की थी। तो जातियों के बीच दो तरीके से अंतर निर्भरता पाई जाती है। किस तरीके से जातियाँ ग्रामों में आपस में निर्भर कैसे होती हैं कि सबसे पहले तो वस्तुओं और सेवाओं की लेन देन में। ठीक है, एक कोई वस्तु है किसी के पास, ठीक है, दूसरे के पास धन है, तो वो उसके अदल बदल करके वो वस्तु प्राप्त कर लेता है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर किसान के पास अनाज है और दूसरी जाति के पास धन है तो वो धन देकर के अनाज प्राप्त कर सकता था। या फिर वस्तु विनिमय सिस्टम चलता था काफ़ी पहले की बात अगर हम करें तो वस्तु विनिमय से भी ये हो जाता था। ठीक है, तो पहले तरीके के संबंध जो है ये होते थे वस्तु विनिमय प्रकार के, या फिर जो है धन कमाने के उद्देश्य से एक जाति अपने वस्तुओं को दूसरी जाति को बेच देती थी। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से संविदात्मक और अवैयक्तिक होते थे, यानी कि ट्रांजैक्शन बेस्ड होते थे। ऐसे में आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, ग्रामों में जो व्यापारिक जातियां यानी कि बनिया वगैरह होते थे, वैश्य जाति के लोग होते थे और वो व्यापारी होते थे और दुकान से लोग उनकी सामान ले जाया करते थे नगद अदायगी करके। ठीक है, इसमें अगर उधार का लेन देन भी होता था तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन या हफ्ते भर तक का, मैक्सिमम 1 महीने तक का उधारी चलती है यहाँ पर। ठीक है, कोई ऐसे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं पहले तरीके के ट्रांजेक्शन में। जबकि दूसरी प्रकार की जो व्यवस्था है जिसमें अंतर्निर्भरता है वो कैसी है, वो चिरस्थायी संबंध पर आधारित है। ठीक है, खाद्य उत्पादक परिवारों और ऐसे परिवारों के बीच पनपती है जिन्हें वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति दूसरा परिवार करता है। तो दूसरी प्रकार का संबंध जो है चिरस्थायी है, और चिरस्थायी संबंधों को आप समझ लेंगे तो जजमानी व्यवस्था जो है तुरंत समझ में आ जाएगी। चिरस्थायी संबंध कैसे है कि खाद्य उत्पादक परिवार यानी कि किसान परिवार और कुछ ऐसे दूसरे परिवारों के बीच पनपती है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति ये सेकेंड टाइप वाला परिवार खाद्य उत्पादक परिवार को खाद्य के बदले में करता है। ठीक है, यानी कि किसानों को जो है सर्विसेज या गुड्स प्रदान करती हैं कुछ जातियां या फिर उन जातियों से जुड़े परिवार, और जब फसल हो जाती है तो फसल के रूप में अपनी अदायगी ले लेते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि जजमानी जो है कैश बेस्ड सिस्टम नहीं है। ठीक है, ये सब अब आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी जजमानी का बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं जिससे आपको जजमानी के सारे फीचर्स समझ में आ जाए। उत्तर प्रदेश के गांव में विलियम एच वाइजर ने अध्ययन में पाया था कि हिंदी में जजमानी शब्द का प्रयोग ऐसे चिरस्थायी संबंधों में किया जाता है। ठीक है, तो भारत के अन्य भागों में ऐसे संबंधों को अन्य नाम से पुकारते हैं, जैसे महाराष्ट्र में इसको बलूतदारी कहते हैं। ठीक है, समग्र भारत में इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेन लक्षण जो है जजमानी सिस्टम के वो पूरे इंडिया में लगभग एक जैसे बताए जाते हैं। यजमानी जो प्रथा है इसको ग्रामीण भारत की विशेषता के रूप में देखा जाता है, लेकिन कई बार पुराने टाइम में हमको जो है एटलीस्ट 1991 से पहले कई शहरी क्षेत्रों में भी उसके उदाहरण देखने को मिले हैं। आप अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो अपने दादा नानी नाना अगर वो जीवित हैं, उनकी एज अगर 70 या 75 के आसपास है, तो आप उनसे इस व्यवस्था के बारे में जरूर पूछिएगा। ठीक है, वो आपको बताएंगे। वो शायद ये ना बता पाएं कि जजमानी व्यवस्था क्या होती है, लेकिन वो आपको इस जो मैं फीचर बताने जा रहा हूँ जजमानी व्यवस्था के, वो जरूर बताएंगे कि हमारे यहाँ ऐसा होता था पहले कि बढ़ई जो है फर्नीचर बना करके दे जाता था, जो नाई होता था वो बाल काट जाता था सबके, जो आपका टेलर होता था वो कपड़े सबके बना जाया करता था टाइम टाइम पर त्योहारों में। और जब भी फसल आती थी उनके यहाँ पर, अगर फसल होती होगी आपके वहाँ जो है जिनसे आप पूछेंगे अपने बुजुर्गों से, तो उनके यहाँ अगर फसल होती होगी तो उनको फिर फसल दी जाती थी। फसल कटने के बाद उनको साल भर में उनकी जो भी मेहनत होती थी उसको फसल के रूप में दे दिया जाता था। वो ऐसा जरूर बताएंगे।
तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जजमानी व्यवस्था में क्या होता है कि कृषक या जमींदार का परिवार मुख्य बिंदु माना जाता है। ऑब्वियसली ये व्यवस्था जो है दो परिवारों के बीच होती है, जिसमें से एक परिवार का कृषक परिवार से जुड़ा होना है, जमींदार होना अनिवार्य है, क्योंकि जब पेमेंट ही जो है फसल के फॉर्म में हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि एक परिवार जो कि सेवाएं प्राप्त करता है दूसरे परिवार से, वो जो है जमींदार होगा या तो काश्तकार होगा, कृषक होगा, मतलब कुल मिलाकर उसके पास फसल होगी। ठीक है। पेशेवर जातियों के परिवारों की सेवाओं का लाभ उठाता है और ये लाभ जो है साल भर तक उठाया जा सकता है। सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जजमान या संरक्षक बोलते हैं, और सेवा प्रदान करने वाले परिवारों को, जो कि नाई हो सकते हैं, बढ़ई हो सकते हैं, लोहार हो सकते हैं, सोनार हो सकते हैं, ठीक है, ये सब कामगार या कमीन कहलाते थे। ठीक है। भारत के अन्य भागों में वस्तु एवं सेवाएं प्रदान करने वालों के लिए पर्जन शब्द, ये काफ़ी फेमस शब्द है, आज भी लोकप्रिय है। पर्जन शब्द प्रधान या बलूतदार आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है कामगारों के लिए। ठीक है, यानी जो सेवाएं प्रदान करते हैं कृषक परिवार को। शाब्दिक अर्थ में इन सभी शब्दों में का अर्थ ऐसे व्यक्तियों से जो अन्य व्यक्तियों के लिए काम करते हैं। ठीक है, मतलब जो दूसरों के लिए काम करते हैं। कुल मिलाकर आपके माली हो गए, आपके मोची हो गए, ठीक है, बढ़ई हो गए, दूसरों के लिए तो काम करते हैं कुल मिलाकर के। हाँ, इसको आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखेंगे आप कि अगर बढ़ई है तो आप अपना अच्छा सा शॉप खोल सकते हैं, आउटलेट खोल सकते हैं। इवन गवर्नमेंट जो है ऑनलाइन बेचने की भी सुविधा प्रदान कर रही है, तो आपको किसी का कामगार या कमीन बनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम सोशोलॉजी के टर्म्स से बात कर रहे हैं, जो कि पहले व्यवस्था थी उसके बारे में। तो ऐसे जाति के लोगों को आश्रित कहा जाता था, जो दूसरों को सेवाएं प्रदान करके अपनी जीविका चलाते थे। ठीक है। तो अभी ये सब पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कामगार जातियां थी उनको किसी भी हाल में अपनी आजीविका चलानी थी। और चूंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रामों में जो जिस जाति क्रम में पैदा होता था उसको उसी जाति के संस्कारों को, सिद्धांतों को मरते दम तक निभाना पड़ता था। ऐसा नहीं हो सकता था जनरली पहले के ज़माने में कि जो बढ़ई जाति में जन्मा है उसे लगता है कि किसानी में अच्छा फ़ायदा है तो किसानी करने लगे। ऐसा नहीं होता था जनरली। कोई लोहार हुआ है तो जो है खाद्य उत्पादक या मिठाई वाला नहीं बन जाता था। ठीक है, कि मिठाई में ज़्यादा फ़ायदा, आपसे मिठाई बेचा जाए, वो हलवाई का ही काम था। ठीक, तो यहाँ पर जजमानी व्यवस्था क्यों मजबूत हुई है, इतने सालों से क्यों चल रही है, इसके दो आधार हैं। सबसे पहली बात तो जाति व्यवस्था रिजिड थी। ऑब्वियस सी बात है कि जो जिस काम के लिए जन्मा था वो वही कर सकता था। यही बात जो है सेवा लेने वालों के लिए भी लागू होती। जमींदार, जागीरदार जैसे लोग वो वाले काम नहीं कर सकते जो बढ़ई कर सकता था। ठीक है, पहले के ज़माने में। ठीक है, वो खुद बैठ के कुर्सी नहीं बनाने लग सकते थे, वो खाट नहीं बिनने लग सकते थे, वो जो है अपने कपड़े खुद नहीं सिलने लग सकते थे पहले के ज़माने में। तो उन्हें जाहिर सी बात है कि जजमानी व्यवस्था का पार्ट बनना पड़ता था। तो हमें ये समझ में आया कि जो सेवाएं प्राप्त करते थे जाति व्यवस्था में उनका दर्जा जो है ऊंचा होता था, जो सेवाएं देते थे उनका दर्जा जो है निम्न होता था। ठीक है, तो यद्यपि जजमानी संबंध जो है जातियों के बीच समझने वाले आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये परिवार दर परिवार ही चलते थे। ये बहुत स्पेसिफिक होते थे। जैसे कि कोई एक बढ़ई का परिवार है, कोई एक किसान परिवार है, वो उसको जो है जजमानी व्यवस्था के तहत सेवाएं प्रदान कर रहा है। ठीक, तो किसान का परिवार जो है लगातार बढ़ई से अपना जो है घर का सामान वगैरह बनवाता आ रहा है साल दर साल, और जब किसान का बेटा बड़ा हुआ तो वो उस बढ़ई के बेटे से अपना काम करवाता चला आ रहा है और उसको नियमित रूप से उसका जो भी अदायगी है फसल के रूप में वो देता हुआ आ रहा है। और ये वंशानुगत संबंध होते थे। यानी कि आप मान लीजिए कि अगर आप किसी कमीन की कह सकते हैं सेवाएं ले रहे हैं तो आपको आगे भी उसके बेटे से सेवाएं लेनी होती थी, क्योंकि जातिगत व्यवस्था के तहत क्या होता था कि वही जाति में जन्मा जो कुल मिलाकर जो बढ़ई जाती है, अगर उसका पुत्र जो है कुछ भी बनता था तो बढ़ई बनेगा, ये बात तय होती थी। तो जो भी संरक्षक होते थे, जैसे किसान परिवार था, उसके बेटे भी जब बड़े होंगे तो उसको उसी कमीन को आगे रखना होता था। ठीक है, वो उसको हटा नहीं सकते थे। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जजमानी संबंध वंशानुगत होते थे। तो विशिष्ट किसान परिवार किसी बढ़ई के परिवार को, किसी नाई के परिवार को जो है कमीन के रूप में रखते थे और उनसे सेवाएं लेते थे और लगातार जो है उनका संरक्षण भी करते थे। ठीक है, मतलब आपको ये थोड़ा सा शोषणकारी लग रहा होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं था। टू वे प्रोसेस थी। जो कमीन है, जो कामगार हैं, उनका भी मतलब ऐसा कोई घाटा ना हो, ठीक है, उनका भी शोषण ना हो, इसकी व्यवस्था की जाती थी कि किसान परिवार किसी भी समय सेवाएं बंद नहीं कर सकता था। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर किसान परिवार को या फिर सेवा प्राप्त करने वाले परिवार को लगता है कि सेवाएं अच्छी नहीं दे रहे हैं तो उसको एकदम से बंद नहीं कर सकते। जैसे आप इस समय कर सकते हैं, आपके पास चॉइस है, आपका फंडामेंटल राइट है, ऐसा नहीं होता था। ये शोषण माना जाता था। अगर किसान परिवार किसी की आजीविका एकदम से बंद कर देगा, बढ़ई के परिवार की या नाई के परिवार की, तो वो कहाँ जाएगा, ऐसा माना जाता था। तो अगर ये आधार है कि सेवाएं अच्छी नहीं प्रदान की जा रही हैं बढ़ई के द्वारा, नाई जो है अच्छे बाल नहीं काट रहा है और जो है लोहार अच्छे बर्तन आपको नहीं बना करके दे रहा है, तो आप उसकी शिकायत करिए। शिकायत के लिए जाति की परिषद होती थी, वहाँ जाकर के उसकी बात बताइए और जो है उसको समझाया जाता था, फिर वो अपना क्वालिटी अच्छा करता था। इस तरीके से काम होता था। तो पेशेवर जातियों का काम बंद करने का अधिकार नहीं रखते थे। इवन ये तक भी जो है मतलब कह सकते हैं बाध्यता होती थी कि अगर किसान का परिवार किसी कारण से गांव छोड़ करके जा रहा है, या फिर कोई भी परिवार जो सेवाएं लेता है वो अगर गांव छोड़ करके जा रहा है, तो उसके संरक्षण में जितने भी कामगार थे, जितने भी परिजन थे, उन सबको वैकल्पिक सेवा प्रदान करने का भी उसका नैतिक कर्तव्य होता था कि वो जा रहा है, वो अपना घर अगर किसी को बेच रहा है, किसी परिवार को, तो वो ये सुनिश्चित करे कि उसके जितने भी मतलब संरक्षण में कमीने कामगार काम करते थे, जिनसे वो साल भर सेवाएं लेता था, आगे भी उन जो है कामगारों को, जो नया मालिक आया है जिसको उसने घर बेचा है, वो उनको काम दे या किसी और से उनका प्रबंध करवाए। ठीक है,
तो कई सोशोलॉजिस्ट ये भी मानते थे कि जजमानी अधिकारों को बेचा भी जा सकता था, जैसे एक बढ़ई जो है वो दूसरे बढ़ई को अपना जजमानी अधिकार बेच भी सकता था। ठीक है, तो जजमान हो या कमीन, दोनों ही जो है इस संबंध को तोड़ नहीं सकते थे। अगर बढ़ई को लगता है कि वो बहुत जो है बुजुर्ग हो गया है, बूढ़ा हो गया है, वो अब नहीं काम कर सकता, उसका कोई पुत्र भी नहीं है, तो किसी दूसरे बढ़ई को अपने जजमान के यहाँ जो है संरक्षण प्रदान करता था और ऐसी व्यवस्था करता था कि जो है जजमान को आगे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, त्योहारों और अन्य समान अवसरों पर परिवारों को उपहार देना जो है एक अनैतिक नियम माना जाता था कि जो भी आप जजमान हैं, आप जो है संरक्षक हैं किसी के, तो जो भी दिवाली हो या होली आप अपने बढ़ई को, अपने नाई को उपहार दें, और जब भी उसकी ज़रूरत पड़े, कोई उसके ऊपर आपदा आ जाए तो उसकी सुरक्षा करें, उसका संरक्षण करें, उसको ऋण प्रदान करें, कुल मिलाकर उसके जीवन की रक्षा करें। ठीक है, और जो है शोषण से बचाव का भी एक तरीके से ये नियम था कि संरक्षक उनके हितों की सुरक्षा भी करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेवाएं लेगा और जो है उनको फसलाना दे देगा, ऐसा नहीं है। लगातार उनकी जो है जीवन चलता रहे, ये भी देखना संरक्षक या फिर जजमान का काम हुआ करता था। तो हम कह सकते हैं कि जजमानी प्रथा जो है पितृवृत्ति पर आधारित होती थी, और इसी वजह से हमने शुरुआत में बताया कि ये जो है चिरस्थायी संबंध होते थे, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं होते थे। ठीक है, आश्रित अपने संरक्षक को पूरे वर्ष सेवाएं प्रदान करते रहते थे। फसल की कटाई के समय संरक्षक अपने आश्रितों को उत्पाद का एक हिस्सा दे देते थे, जिसको ग्रामों में फसलाना, उत्तर भारतीय ग्रामों में फसलाना बोलते थे। तो जो है कमीन या कामगार को संरक्षक से क्या मिलता था, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो उसका आंसर हो जाएगा फसलाना। ठीक है, उसके बाद कुछ समाजशास्त्रियों का मानना है कि जजमानी प्रथा जो है शोषणकारी थी। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा तो सुनने में ही आपको शोषणकारी लग रहा है कि आप या आपका परिवार साल भर किसी दूसरे परिवार को सबॉर्डिनेट के तौर पर सेवाएं प्रदान करेगा और 1 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा अपने फसलाना के लिए। ठीक है, और सिर्फ फसल से आप सोचिए कि इसका जीवन चल सकता है। मान लीजिए कोई बढ़ई का परिवार है, तो क्या सिर्फ फसल से उसका जीवन चल जाएगा? ऐसा तो नहीं है। ठीक है, उसको या तो फिर किसी और का कमीन बनना पड़ेगा, किसी लोहार का भी कमीन बनना पड़ेगा जिससे उसको बर्तन भी मिलते रहें, उसे किसी जो है दर्जी का भी कमीन बनना पड़ेगा जिससे उसको कपड़े भी मिलते रहें, क्योंकि नगद व्यवहार तो इसमें है नहीं जजमानी में। तो ये कुछ समस्याएं थी। समाजशास्त्रियों के 2 इसमें कह सकते हैं ओपिनियन थे। कुछ लोगों का मानना था कि शोषणकारी थी, क्योंकि जो है साल भर इंतजार करना पड़ता था और जितना मेहनत वो करते थे उतना फ़ायदा कभी कभी जो है संरक्षक नहीं दिया करता था, अगर मान लीजिए कंजूस है या फिर कुटिल स्वभाव का है तो। ठीक है, क्योंकि ऐसे कोई विस्तृत नियम तो है नहीं कि मान लीजिए संरक्षक ने अगर फसलाना नहीं दिया तो कहाँ जाएगा, ऐसा प्रावधान नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ, ये अलग बात है कि जो है जाति की परिषदें होती थी, उसमें सुनवाई होगी, लेकिन फिर ये लंबी प्रोसेस थी। ठीक, और प्रतिपक्ष का मानना है, कुछ सोशोलॉजिस्ट मानते हैं कि जजमानी प्रथा जो है प्रैक्टिकल थी, किसी ना किसी तरीके से साल भर एक निश्चित रोजगार उन्हें मिलता था, कम से कम रोजी रोटी तो उनको मिलेगी अगर वो किसी परिवार की साल भर सेवा करेंगे तो। ये एक तो मतलब ओपिनियन थे। जजमानी व्यवस्था शोषणकारी है कि नहीं, इसके बारे में 50 वर्षों में, पिछले 50 वर्षों में, यानी कि यहाँ से हम लगा लीजिए करीब आप 1940 के ही बाद से, आज़ादी के बाद से ही जजमानी व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन आए हैं। ऑब्वियस सी बात है, कई सारे 5 ईयर प्लान आए, कई सारी स्कीम्स भारत की सरकार लाई। ठीक है, पहले 5 ईयर प्लान से, फिर दूसरे, फिर तीसरे। लोग जागरूक हुए, उन्हें लगा कि नगद अर्थव्यवस्था जब जन्म ले रही तो हम क्यों साल भर इंतजार करें अपने फसलाना के लिए, हम शहर जा करके कमा लेंगे। ठीक है, और वाणिज्यिक क्षेत्रों में निरंतर विकास हुआ, लोग शहर आने लगे। उनको लगा कि जब नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल काम करके ही इतना पैसा मिल सकता है, अगर सुबह से शाम तक काम करके एक निश्चित मजदूरी अगर हाथ आ रही है तो वो ज़्यादा अच्छा है, वो भी नगद के फॉर्म में आ रही है, कि फसलाना का वेट करना साल भर किसी के परिवार को सेवा प्रदान करके। तो इन सब चीज़ों से ये हुआ कि अब जजमानी व्यवस्था प्रिवेलेंट नहीं है, ये काफ़ी पुरानी व्यवस्था है और अब ऐसी व्यवस्था आपको लगभग किसी ग्राम में नहीं देखने को मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय ग्रामों में सामाजिक गतिशीलता, ये थोड़े से कुछ टर्म्स हैं, इनसे डेफिनेशन बेस्ड या वन वर्ड सवाल आ सकते हैं। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको समझेंगे। उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। सामाजिक गतिशीलता भारतीय ग्रामों में हम पहले की बात कर रहे हैं। आजकल गतिशीलता तो स्वयं सरकार ला रही है, वो अलग बात है, हम स्कीम्स में देखेंगे। ग्राम समाज और ग्राम विकास दोनों को आपको अलग अलग तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर जब ग्राम समाज पढ़ेंगे तो हम पुरानी बात करेंगे। यहाँ पर पुरानी का मतलब है हम लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अर्बन, और जब पीक अर्बनाइजेशन आता है उससे पहले के पीरियड की बात कर रहे होंगे। कुल मिलाकर हम 1991 से पहले के ग्रामों की बात करेंगे जब हम ग्राम समाज के बारे में बात करेंगे, भारतीय ग्राम समाज के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अब तो स्मार्ट विलेज, ग्लोबल विलेज की अवधारणा आ गई है, वो सब जो है आप नहीं इसमें समाहित कर सकते हैं ग्राम समाज पढ़ते समय। ग्राम विकास जब पढ़ेंगे तो कई सारी योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, भारत सरकार इस समय क्या योजना ला रही है, पुराने मिथक कैसे टूटे हैं, पुरानी प्रथाएं कैसे बंद हुई हैं, और कैसे कैसे जैसे शहरों में लोगों का विकास होता है, शहर में गतिशीलता है, शहर में विकास की भूख है, वही अब सब चीज़ें इनकलकेट की जा रही हैं भारतीय ग्रामों में भी, भारतीय ग्रामों की व्यवस्था में भी, भारतीय ग्रामों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय ग्रामों में असामाजिक गतिशीलता, इसमें आप जो है थोड़ी सी चीज़ें इग्नोर करिएगा। आप ये मान के चलिए कि अभी हम जिन तथ्यों को बताने वाले हैं ये उस समय के हैं जब पंचायती राज व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं हुई थी, सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन नहीं हुआ था, या फिर सरकारों की नज़र ग्रामों में उतनी नहीं थी। तब कैसा होता था? तब ऐसे होता था कि जीवन शैली निश्चित होती थी। ये बात हम बहुत बार आपको रिपीट कर चुके हैं, थोड़ा सा मतलब बोरिंग भी लग रहा होगा, कि जाति की जीवन शैली एक जैसी होती थी, क्योंकि सिद्धांत बहुत
जो है रिजिड थे और दकियानूसी थे, रूढ़िवादी कह सकते हैं आप, या एक जैसे चलने वाले थे लंबे समय तक। ठीक है, तो सैद्धांतिक रूप से जाति व्यवस्था के भीतर जो है ऊर्ध्वमुख गतिशीलता आप नहीं कर सकते थे। अगर आप जो है बढ़ई जन्मे हैं तो आप जो है ऊंची जातियों के द्वारा जो काम किया जाता है उसको नहीं अपना सकते थे, पहले ऐसा होता था। ठीक है, भारतीय ग्रामों में ऐसा होता था, ये लिखा हुआ है बुक्स में और सारी स्टैंडर्ड बुक्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ग्रामों की व्यवस्था ही इतनी ऐसी थी, जैसे हमने अभी आपको ऊपर बताया, जजमानी को ही आप ले लीजिए, इसमें लगभग दोनों का घाटा है। दोनों घाटा ऐसे है कि मान लीजिए किसान परिवार है, वो कई सारे अपने कामगार रखे हुए, साल भर तो उनसे सेवाएं ले रहा है, लेकिन जब फसलाना देने का नंबर आता है तो सारे लोग फसलाना अपना अपना लेके चले जाते हैं, लगभग कुछ नहीं बचता किसान परिवार के पास। कभी कभी ऐसा भी होता था। और दूसरी तरफ वहाँ कामगारों को भी लग रहा है कि साल भर जो है किसी को सेवा प्रदान की और मिला सिर्फ अनाज। ठीक है, ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं गतिशीलता तो आनी ही थी भारतीय समाज में। और ऐसा जो है अंग्रेजों के आने के बाद जो है और ज़्यादा तेज़ी से गतिशीलता आनी शुरू हुई। ठीक है, उससे पहले भी कई सारे उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं कि प्रयास किए गए थे, छिटपुट प्रयास किए गए थे अपनी जाति से ऊपर उठने के, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर सोशियोलॉजी के टर्म्स में हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वमुख गतिशीलता। ठीक है, ऊर्ध्वमुख गतिशीलता मतलब अपनी जाति से ऊपर उठने का प्रयास करना। कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद भी ऐसी कुछ व्यवस्थाएं लागू रहीं कि ऊर्ध्वमुख गतिशीलता उतनी सक्सेसफुल नहीं हो सकती थी, या फिर आप आसानी से नहीं कर सकते थे। ठीक है, जब से वोटिंग के अधिकार आ गए थे अंग्रेजों के रहते हुए भी, आज़ादी से जस्ट पहले, जैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वोटिंग के राइट जो है किस एक्ट से सबसे पहले भारतीयों को दिए गए थे, ये आपको कमेंट करना है। तो आपको पता है कि आज़ादी से पहले ही वोटिंग के अधिकार आ गए थे, तो कहीं ना कहीं, और दूसरी बात है कम्युनल अवार्ड वगैरह ये सब चीज़ें चल रही थी कहीं ना कहीं, और रिफॉर्म्स भी हुए थे, तो कहीं ना कहीं लोगों ने सोचा कि हाँ, जाति से ऊपर उठा जा सकता है। सिद्धांत ये झूठा है कि आप जिस जाति में जन्मे हैं उसी के सिद्धांतों को पालन करते हुए आपको अपने प्राण त्यागने होंगे। आप किसी भी हालत में ऊर्ध्वमुख गतिशीलता नहीं कर सकते हैं। ये मिथक तो टूटने लगे थे जब वोटिंग के राइट आ गए थे, अंग्रेज आ गए थे, लेकिन उससे पहले भी लोगों ने देखा है कि कहीं कहीं छिटपुट प्रयास किए गए थे अपनी जाति से ऊपर उठने के। तो कुछ विशेषज्ञों को मानना है कि इतनी अपरिवर्तनीय चिरस्थायित्व वाली व्यवस्था भी नहीं थी जितना लोगों ने लिखा है। कई सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे कर्नाटक में कुर्ग में एक अध्ययन किया था सोशियोलॉजिस्ट ने, जिनका नाम है M.N. श्रीनिवास। इन्होंने क्या अध्ययन किया था कि मूल रूप से जो कुर्ग जनजाति के लोग थे, ठीक है, समय के साथ उन्होंने जाति व्यवस्था में एक निश्चित स्थान बनाया अपना, और क्षत्रियों के बराबर दर्जा हासिल कर लिया। जो काम क्षत्रिय करते थे वो करने लगे और क्षत्रियों के बराबर आ गए थे जाति में। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो गतिशीलता होती है जिसमें निचली जाति के लोग ऊंची जाति के लोगों के व्यवसाय को अपनाकर, उनके कह सकते हैं कस्टम्स को अपनाकर, रिचुअल्स को अपनाकर ऊपर उठ जाते हैं, उसको कहते हैं संस्कृतिकरण। ठीक है, संस्कृतिकरण। तो संस्कृतिकरण डैश है, ऐसा करके अगर 4 ऑप्शन आ जाए तो आप पहचान सकते हैं। ठीक है, इसे अनुष्ठानिक गतिशीलता की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जहाँ निम्न जाति या जनजाति अपनी स्वयं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उच्च जाति के रीति रिवाजों या व्यवहारों को अपनाने की चेष्टा करती है। ठीक है, और जब धीरे धीरे वो अपने सारे मतलब पुराने कस्टम्स को भूलकर नए रीति रिवाजों को अपना लेते हैं तो फिर उसी में मिल जाते हैं और वही नाम रख लेते हैं। ठीक है, श्रीनिवास बताते हैं कि प्राचीन और मध्यकालीन साहित्य में भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के मौजूदगी के प्रमाण मौजूद हैं। यानी प्राचीन काल से ही, मध्यकालीन काल से ही संस्कृतिकरण होता आ रहा है। ये भारत के लिए कोई नया नहीं था, लेकिन वही बात है कि छिटपुट होता था, ये बहुत बड़े स्तर पे, वृहद स्तर पे नहीं देखा गया। वृहद स्तर पे कब देखा गया? जब अंग्रेज आए। ठीक है, जब अंग्रेज आए, अंग्रेज बिल्कुल जब जाने लगे थे तभी सब वोटिंग वाली चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो अंग्रेजों के आगमन के साथ ऊर्ध्वमुख गतिशीलता की महत्वपूर्ण प्रक्रिया बन गई। ठीक है, ब्रिटिश काल में जो परिवर्तन हुए थे, जैसे भूमि जो है बिक्री योग्य वस्तु बन गई थी, खरीदो बेच सकते थे लोग। तो मान लीजिए किसी को लगता है कि उसके पास इतनी सारी भूमि है, तो कहीं ना कहीं वो उस व्यक्ति से जो ऊंची जाति का लेकिन उसके पास कम भूमि है, तो उससे ऊंचा उठ सकता है या उसके बराबर उठ सकता है। दूसरा बदलाव ये हुआ था कि अंग्रेजों के आने के साथ साथ जैसे उन्होंने अपने फोर्ट्रेस बनवाए, अपनी आर्टिलरी वगैरह बनाई और धीरे धीरे सेटल होने लगे गांवों के आसपास, तो छोटे छोटे शहर भी उगने लगे। ठीक है, टाउन्स वगैरह बनने लगे, तो जाति मुक्त व्यवस्था और वर्ग मुक्त व्यवसाय उनको मिलने लगा। उन्हें महसूस होने लगा कि अगर आप शूद्र जाति में भी जन्मे लेकिन आपके पास कौशल अच्छा है तो आप जो है पैसा कमा सकते हैं, शहर जाके पैसा कमा सकते हैं, और शहर से पैसा ला करके आप अपने मूल गांव में जा करके ज़मीन खरीद सकते हैं, क्योंकि अब जो है खरीदने बेचने योग्य वस्तु हो गई थी ज़मीन खरीद लेंगे। तो शूद्र जाति के व्यक्ति अगर मान लीजिए कई एकड़ ज़मीन खरीद लेता है पैसे दे करके, जो वो कमा के लाए शहर से, और वहाँ का जो पुरोहित ब्राह्मण है वो जो है फटे हाल है, उसके पास बहुत कम भूमि है। ठीक है, अब उसको आँख दिखाने लगता है, मतलब कुल मिलाकर उसके बराबर आना चाहता है, वो जैसा दर्जा उसको मिलता था पुरोहित को, क्योंकि वो जो है शुचिता के क्रम में ऊपर है, इस वजह से मिलता था। कहीं ना कहीं जैसे अर्थव्यवस्था बदल रही है, लोगों की सोच बदल रही है साथ साथ, तो अगर कोई शूद्र जाति के व्यक्ति अगर उसके पास ज़्यादा भूमि है तो वो भी चाहता है कि लोग उसका भी सम्मान करें, और करने भी लगते हैं। तो इस तरीके से गतिशीलता हुई भारत में फाइनली। हालांकि जो शूद्र जाति के लोग थे या फिर निचली जाति के लोग थे या फिर जो दूषित व्यक्ति माने जाते थे, दूषिता के क्रम में जो ऊपर थे या शुचिता के क्रम में नीचे थे, कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं जो वर्ण व्यवस्था में नीचे माने जाते थे, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी आर्थिक स्थिति तो सुधार ली, लेकिन कास्ट सिस्टम इतना रिजिड था उस समय तक भी कि
वो पूरी तरीके से संस्कृतिकरण को अचीव नहीं कर पाए, ठीक है। दूषित होने की स्थिति से बहुत हद तक सफल नहीं हो पाए, क्योंकि उनको आर्थिक दर्जा तो मिला, लेकिन फिर भी जो ऊंचे जाति के लोग थे वो उनसे विवाह संबंध नहीं स्थापित करते थे, उनके साथ खाते नहीं थे, ठीक है, उनका छुआ पानी नहीं पीते थे, क्योंकि छुआछूत व्यवस्था काफ़ी बात तक, अंग्रेजों के जाने के बाद तक भारत में प्रिवेलेंट रही है, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सोशोलॉजिस्ट मानते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो ये 3 अपर ग्रुप्स थे, ये धर्म का अनुसरण करते थे और इनको सांस्कृतिक हिंदू धर्म फॉलो करने वाला सोशोलॉजिस्ट कहते थे कि मतलब संस्कृतिकरण का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि ये पहले ही ऊंचे माने जाते थे या फिर सम्मानजनक माने जाते थे वैश्य जाति तक। वैश्य के नीचे के लोगों को यहाँ पर अपनाना पड़ा था गतिशीलता का मार्ग। अंग्रेजों के आगमन के बाद ये 3 जो जातियाँ जो हमने आपको बताई, 3 वर्ण बताएं बेसिकली, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो इन वर्णों ने ही या फिर इन वर्णों से संबंधित जातियों ने ही सबसे पहले पश्चिमीकरण को अपनाया था। क्योंकि वैसे तो अपने समाज में लोग ऊंचे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो अंग्रेज आ गए थे, जो इनसे सुपीरियर खुद को बताते थे, मानते थे और ऐसा असर्ट करते थे, तो कहीं ना कहीं पश्चिमीकरण को अपनाने की पहल इन्हीं 3 वर्णों ने की थी, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया कि शुचिता रेखा से नीचे जो जातियाँ थीं उन्होंने काफ़ी कोशिश की, आर्थिक स्तर अपना सुधारा, सामाजिक स्तर भी सुधारने की कोशिश की। जो ऊंचे वर्ण क्रम के लोग थे उनके आचार व्यवहार को, आचरण को अपनाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे, क्योंकि ऊंचे वर्ण पर या ऊंची जातियों के लोग उन्हें स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। तो राजनीतिक मार्ग एकमात्र मार्ग बचा था जिससे वो अपनी स्थिति सुधार सकते थे। राजनीतिक पथ क्यों अपनाएगा कोई? क्योंकि राजनीति में आप देखेंगे कि वोटिंग का राइट जब आ गया था तो सबको समान अधिकार थे। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कम्युनल अवार्ड या फिर जो ये सब चीज़ें चली थी, कहीं ना कहीं जो निचली जाति के लोग थे उनको ज़्यादा अधिकार समझ में आ रहे थे, ठीक है। कहीं ना कहीं अब वो बराबर स्तर पर आ चुके थे, क्योंकि एक वोट का मीन एक ही था, ठीक है। जो ऊंची जाति का व्यक्ति वोट करेगा, जो निचली जाति का व्यक्ति वोट करेगा, उसका एक समान होगा। और वोट बैंक की राजनीति काफ़ी चलने लगी थी। कहीं ना कहीं लोगों को लगा था कि जब ऊंचे जाति के लोग उनको नहीं अपनाने का काम कर रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो उनको हाथों हाथ ले रहे हैं, क्योंकि वो उनके लिए एक वोट बैंक है। वो प्रेशर ग्रुप्स की तरीके भी काम करने लगे थे, दबाव समूह के रूप में भी काम करने लगे थे, क्योंकि अगर वो संगठित रहेंगे, अपने वोट बैंक का प्रयोग करेंगे, तो वो अपनी बात भी मनवा सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं अंग्रेजों के आने के बाद संस्कृतिकरण का आधार क्या बना था? राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है। और उसमें महत्वपूर्ण पार्ट किसका था? वोटिंग राइट का, ठीक है। तो जो यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स में लिखा है, मैंने आपको जो है लेमन में समझा दिया है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो अंडरलाइन किया हुआ है, वो कीवर्ड जरूर आप नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं संस्कृतिकरण, तो हमने देख लिया, और ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता भी देख लिया। कुछ अधोमुखी गतिशीलता के भी जो है हमको देखने को मिलते हैं एग्जाम्पल्स। अधोमुखी गतिशीलता नाम से पता चल रहा है कि ऊंची जाति के लोग या फिर ऊंचे वर्ण के लोग, ऊंचे वर्ण से संबंधित लोग निचले वर्ण या निचली जातियों से संबंधित लोगों के आचार व्यवहार को अपनाने लगते हैं। ये कुछ कारण रहा होगा। जैसे यहाँ पर देखा एस.के. श्रीवास्तव ने कि ब्राह्मण जाति के लोग धीरे धीरे हरियाणा के एक गांव में जाटों की जीवन शैली, उनके पेशेवर पहलुओं को अपनाने लगे थे, क्योंकि वो उनके जैसा बनना चाहते थे, ठीक। अब ऐसा जो भी कारण रहा, उनको लगा होगा कि जो है वो ज़्यादा फिजिकली बिल्ट अच्छे होते हैं, या फिर उनकी कह सकते हैं स्किल्स कोई अच्छी उनको लगी होंगी। उन्होंने किसी भी कारण से ब्राह्मण जाति के लोगों ने जो है जाटों जैसा बनना स्वीकार किया और उनके आचार व्यवहार को अपनाना शुरू किया। उदयपुर के ग्रामों के अध्ययन के दौरान S.L. कालिया ने पाया कि कुछ जातियाँ भील जनजाति की जीवन शैली को अपना रही थी, ठीक है, और इसको उन्होंने नाम दिया था जनजातिकरण। तो जनजातिकरण क्या होता है, अधोमुखी गतिशीलता क्या होता है, और संस्कृतिकरण क्या होता है, और विसंस्कृतिकरण क्या होता है, ये सब हमने आपको बताया। संस्कृतिकरण का उल्टा विसंस्कृतिकरण होता है, यानी कि ऊंची जाति या फिर ऊंचे वर्ण के लोग निचले वर्ण या निचली जाति के लोगों की विचारधाराओं को, उनकी रिचुअल्स को, उनकी कस्टम्स को अपनाने का प्रयास करते हैं। इसको विसंस्कृतिकरण बोलते हैं। आधुनिक भारत में ग्राम समाज ने कैसे गतिशीलता हासिल की भारत में, तो ये 4 कारण यहाँ पर समझ में आए इतना सब कुछ पढ़ने के बाद। संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, राजनीतिकरण और विसंस्कृतिकरण। जो जातियाँ बहुत ही नीचे मानी जाती थी, बहुत निचली मानी जाती थी शुचिता के क्रम में, उन्होंने क्या मार्ग अपनाया? राजनीतिकरण का, ठीक है। जो मध्यम दर्जे की जातियाँ मानी जाती थी, उन्होंने संस्कृतिकरण को अपनाया। उच्च दर्जे की जो जातियाँ थीं, उन्होंने या तो विसंस्कृतिकरण अपनाया या तो पश्चिमीकरण अपनाया। तो ये 4 कुल मिलाकर अवधारणाएं थी जिससे सामाजिक गतिशीलता भारतीय ग्रामों ने हासिल की। पश्चिमीकरण, राजनीतिकरण, विसंस्कृतिकरण और संस्कृतिकरण। ग्रामीण भारत में परिवार की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले परिवार की अवधारणा को देखेंगे। ग्राम या शहर से हट करके परिवार की जो अवधारणा है उसका आधार क्या है? परिवार मानवीय समाज का आधार है, ठीक है, मानवीय समाज का। ये एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है। इसके कई सारे कार्य हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य, अस्थायी कार्य जो है बच्चों का समाजीकरण करना माना गया है, ठीक है। परिवार जो सरल समाजों में उत्पादन की इकाई होता था, ठीक है, जब कृषक समाज होता था, जब इतना ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था। ग्लोबलाइजेशन के बढ़ते हुए दौर में, और जब हम आज 2022 की बात करेंगे, तो अब ये एक उपभोग की इकाई बन चुका है जो सभी लोग स्वीकार भी करते हैं, ठीक है। फैमिली जो है ये यूनिट ऑफ कंजम्पशन बन गया है, प्रोडक्शन नहीं है। प्रोडक्शन तो अब बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं के हाथ में है। आप जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो सकते हैं, लेकिन आप जो है प्रोडक्शन की यूनिट नहीं बन सकते हैं, ठीक है।
अपने संवर्धन के दौरान जो है परिवार ने बहुत से कार्यों को कुछ अन्य संस्थानों को सौंप दिया है और आधुनिक समाज में पूरी तरीके से एक विशिष्ट संस्थान बन गया है परिवार। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? परिवार का वयस्क व्यक्तियों को स्थायित्व प्रदान करने की प्रक्रिया में सहायता करना। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत की स्थिति में लिखा है, भारत की स्थिति के बारे में हेनरी मैने ने लिखा है कि भारत में मुख्यतः दो सांस्कृतिक विशेषताएं नजर आती हैं, जाति व्यवस्था और एक संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार मुख्य रूप से ग्रामों में होते थे, अभी भी होते हैं काफ़ी हद तक, और एक ऐसा आदर्श और सर्वोच्च मूल्य इसको माना जाता था। कुल मिलाकर संयुक्त परिवार में होना कोई परिवार के लिए एक शान की बात होती थी, एक अच्छा स्टैंडर्ड माना जाता था गाँव में कि अगर जो है परिवार संयुक्त है तो एकल परिवार अच्छा नहीं माना जाता था गाँव में। ठीक है, तो परिवार जो है संयुक्त क्यों होते थे, कैसे एकल परिवार उपजे भारत में, भारत के ग्रामों में, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले कि परिवार संयुक्त क्यों होते थे या फिर क्यों भारत में संयुक्त परिवार होते थे। ठीक है, मेन रीज़न अभी आएंगे, लेकिन कई सारे फायदे लोग महसूस करते थे संयुक्त परिवार में रहने के। संयुक्त परिवार में जो है सगे संबंधियों के समूह होता था, पूरा एक आवास होता था, एक रसोई होती थी। ये एक मतलब कह सकते हैं डेफिनेशन आप मान सकते हैं, क्राइटेरिया मान सकते हैं किसी मतलब गाँव में संयुक्त परिवार को कहने का कि संयुक्त परिवार क्यों है, क्योंकि वहाँ एक आवास है, सभी लोग उसमें रहते हैं और रसोई एक है, सबका खाना एक साथ बनता है और सभी लोग एक ही भगवान की पूजा करते हैं या फिर एक ही जैसे रीति रिवाजों को मानते हैं। ठीक, तो ये हो गया संयुक्त परिवार। आमतौर पर संयुक्त परिवार एक नाम होता है, जैसे शर्मा परिवार हो गया, गुप्ता परिवार हो गया, मिश्रा परिवार हो गया। ठीक है, तो संस्थापक के नाम से जुड़ा होता है या फिर सरनेम के साथ जुड़ा होता है। ऐसे परिवारों में दो या दो से अधिक पीढ़ियों का समावेश होता है। जनरली 4 पीढ़ियों का एक साथ रहने वाला संयुक्त परिवार भी देखा गया है भारत में। प्राचीन तो नहीं कहेंगे, आधुनिक भारत में जो है 4-5 पीढ़ी के लोग भी एक साथ रहा करते थे गाँव में, क्योंकि काफ़ी बड़ी जगह होती थी। चाहे जितना आवास आप बना लीजिए, कमरे बनते जाएंगे और परिवार जो है एक ही आवास में रह सकता था। शहरों में ऐसी कल्पना करना कि 4 पीढ़ी का परिवार रह सकता है बहुत ही मुश्किल है आज के दौर में, क्योंकि इतनी लैंड नहीं है। ठीक है, एक साथ इतनी लैंड नहीं होती लोगों के पास। भारत में संयुक्त परिवार जो है ये पितृवंशीय होता है, यानी पिता से पुत्र तक चलने वाली परंपरा होती है। पितृ स्थानिक होता है, यानी कि परिवार के सभी पुरुष सदस्य एक साथ रहते हैं और कन्या जब जन्मती है तो शादी के बाद दूसरे घर में चली जाती है। पितृ सत्तात्मक होते हैं, यानी कि पुरुषों की सत्ता चलती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, 12वीं सदी में हिंदू विधि पुस्तक लिखी गई थी, मिताक्षरा। इसके लेखक कौन है, आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। हिस्ट्री नोट्स में दिया हुआ, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने जो दिया है अपने लेखपाल वाले ग्रुप में। संयुक्त परिवार की सर्वाधिक विशिष्ट विशेषताओं को विधिबद्ध किया गया मिताक्षरा में। इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक पुरुष का जन्म से ही परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा बताया गया है। परिवार के सभी पुरुष सदस्यों का पारिवारिक संपत्ति में बराबर का अधिकार होता है। परिवार के सबसे बड़े पुरुष जो उम्र में बड़ा हो उसको कर्ता कहते हैं। यह पूरे परिवार की देखभाल का जिम्मा लेता है और उसका मुख्य कार्य यही होता है कि परिवार बंट ना जाए, पारिवारिक संपत्ति बंट ना जाए। ठीक है, ये मुख्य कार्य होता है कर्ता का। ठीक है, अभिज्ञानेश्वर की मिताक्षरा के अनुसार। उसके बाद यद्यपि शहरी क्षेत्रों में एकल परिवार होते हैं, लेकिन इसकी तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त परिवार अधिक पाए जाते थे। लेकिन इससे हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि गांव की सभी जातियों में संयुक्त परिवारों की परंपरा है। ठीक है, जहाँ जो है कुछ जातियों में एकल परिवारों की परंपरा होती थी और जहाँ पर भू स्वामित्व ज़्यादा होता था, ठीक है, यानी कि जमींदार वर्ग के लोग होते थे, वहाँ पर ज़्यादा संयुक्त परिवार देखे जाते थे। ऐसा क्यों है? ऑब्वियसली क्योंकि संयुक्त परिवारों के बीच और भू स्वामित्व के बीच सीधा संबंध है। आप साथ कब रहेंगे जब आपको पता है कि आपका हिस्सा है। मान लीजिए कि एक छोटी सी भूमि है और इतने सारे लोग हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है अपना रोजगार कहीं और तलाशेंगे, उस भूमि में क्या कर लेंगे। लेकिन जहाँ पर भू स्वामित्व अच्छा खासा होता है वहाँ पर लोग एक साथ रहते हैं कि संपत्ति तो उनकी है ही। तो सीधा संबंध है भू स्वामित्व का और संयुक्त परिवार का। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि संपत्ति एकजुट करने वाली जो शक्तियों में से एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है। भौगोलिक गतिशीलता और एकल परिवार का आपस में सही मेल होता है। जब कोई विवाहित पुरुष पुत्र विदेश या फिर अपने गांव को छोड़कर या तो शहर जाता है, दूसरे गांव जाता है, तो इसे संयुक्त परिवार की देखभाल में अपने पत्नी और बच्चों को छोड़ देता है। जब वहां उसे रहने की जगह मिल जाती है, रोजगार जो है स्थायी हो जाता है, तो अपने परिवार को भी वहां बुला लेता है खुद की देखभाल के लिए। ठीक है, यहाँ से संयुक्त परिवार जो है अलग अलग होने लगता है। जनरली भारत में ऐसा देखा गया है। ठीक है, गाँवों में हो या शहरों में। शहरी क्षेत्रों में इसी वजह से एकल परिवार ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लोग गाँव से आए हुए होते हैं और अपने पत्नी बच्चों को ही लाएंगे। जनरली अपने माँ बाप या पूरे कुटुंब को तो ला नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्थायी रोजगार हुआ है, स्थायी कोई ऐसा मकान एकदम से कोई नहीं ले सकता, इतना बड़ा बंगला तो नहीं ले सकता है कि अपने पूरे कुटुंब को बुला सके। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि पश्चिमी जगत में, यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो एकल परिवार होते हैं वो यहाँ के जो एकल परिवार हैं भारत के उससे काफ़ी अलग होते हैं। यहाँ पर एकल परिवार होता जरूर है, लेकिन अपने संयुक्त परिवार से कह सकते हैं केवल घर से अलग होता है। रसोई अलग करता है, घर अलग करता है, लेकिन अपने मूल्य अलग नहीं करता और नातेदारी रिश्तेदारी नहीं तोड़ लेता है हमेशा के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एकल परिवार रहता जरूर अलग है मान लीजिए शहर में, लेकिन गांव से लगातार वो संपर्क बनाए रहते हैं, राशन पानी भी लाते हैं कई बार, और कई बार जो है एक दूसरे की मदद भी लेते हैं, देते हैं। ठीक है, सगे संबंधियों से जो है लगातार संबंध बनाए रहते हैं। जबकि पश्चिमी जगत में क्या होता है कि वहाँ पर जो टर्म यूज़ हुआ है वो है संरचनात्मक पृथक्करण का, यानी कि स्ट्रक्चरल पार्टीशन देखने को मिलता है कि बिल्कुल ही अलग थलग हो जाते हैं लोग अपने परिवार से वेस्टर्न वर्ल्ड में। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है कि न्यूक्लियर हाउस होल्ड होते हैं, एकल घर परिवार होते हैं, यानी कि घर अलग होता है, परिवार अलग नहीं होता है, ऐसा माना जाता है।
तो संरचनात्मक पृथक्करण को वाले एकल परिवारों का उद्भव भारत में नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर एक अलग अलग तरीके के आपके एकल परिवार होते हैं, जहाँ पर आपको सिर्फ देखने को मिलता है कि पति है, पत्नी है और छोटे बच्चे हैं, ठीक है। और वो अपने मतलब माता पिता से या फिर अपने चाचा चाची से या फिर अपने और भी ऊपर की पीढ़ी के लोगों से, दादा दादी से लगातार संबंध और दीर्घकालिक टिकाऊ संबंध बनाए रहते हैं, परस्पर रूप से निर्भर भी होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, रुपये पैसे के लिए, संपत्ति बंटवारे के लिए और एक दूसरे के शादी विवाह में शामिल होने के लिए, ठीक है, लगातार बने रहते हैं। तो अब जैसे एकल परिवार और ये संयुक्त परिवार होते हैं तो कई सारे विवाद भी होते हैं इनके बंटवारे में। तो इन बंटवारों को कौन देखता था पहले? आजकल तो लॉ है, कोर्ट ऑफ लॉ है, सारे मतलब संहिताएं हैं, कानून है, कोर्ट कचहरी है, हर छोटी जगह न्यायालय पहुंच चुके हैं। और जहाँ पर कोर्ट का एक्सेस नहीं है वहाँ पर मोबाइल कोर्ट्स भी इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, वो बात की बात है। पहले जाति पंचायतें होती थी, तो जो परिवार जो है लड़ाई करता था, तो वो जिस जाति से बिलोंग करते थे उनकी जाति न्यायालयों में वहाँ पर विवाद का निपटारा किया जाता था, ठीक है। जाति पंचायत होती थी, वही न्यायालय का काम भी कर देती थी, जो वो कहते थे वो परिवार को मानना पड़ता था, ठीक है। और उसमें पंच होते थे, और पंच का मतलब ये नहीं कि 5 लोग होते थे, विषम संख्या में सदस्य होते थे जाति पंचायतों में, जाति की परिषदों में, जो 7 हो सकते थे, 3 हो सकते थे, 5 हो सकते थे, 9 हो सकते थे, 11 या 13 होते थे। जानबूझ करके विषम संख्या क्यों होती थी? क्योंकि जो है फैसला टाई ना हो जाए कभी, ठीक है। टाई की स्थिति में कुछ ना कुछ नतीजा जरूर निकले, इस वजह से विषम संख्या का समूह होता था जाति परिषदों का, या फिर हम कह सकते हैं जाति न्यायालयों का। अब इन सब न्यायालयों पर सरकार ने खुद ही रोक लगा रखी है। उनका कहना है कि जो भी चीज़ है वो स्ट्रक्चरल होगी, ठीक है। तो ये सब कई सारी, जैसे आप खाप वगैरह सुनते हैं, तो कई सारे इलीगल काम भी कर देते थे ये लोग। तो कहीं ना कहीं जो है कुछ स्ट्रक्चरल कमियां हैं कहीं कहीं इन न्यायालयों को लेकर, लेकिन लोग ऐसा मानते थे पहले कि जाति पंचायतें जो है गलत न्याय नहीं करती थी, ठीक है। परिवार में जिस सदस्य का जितना हिस्सा बनता था उसका निपटारा किया जाता था बाकायदा, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाता था।